यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। गाइस, ये स्टोरी आगे तभी कंटिन्यू होगी जब इस पर 400 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, वरना आगे के एपिसोड नहीं आएंगे। एपिसोड 76। व्योम चांद को अपने सीने से लगाकर चुपचाप बैठा हुआ था। उसने चांद के छोटे से चेहरे को अपने सीने से निकालकर अपने हाथों में भरते हुए कहा, अब रोना बंद करो। तुम इस तरह से छोटी छोटी बातों पर रो नहीं सकती। अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम मेरी वाइफ हो, व्योम अग्निहोत्री की। तुम्हें दुनिया का सामना करना सीखना होगा, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। व्योम की बात सुनकर चांद ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर हम स्ट्रांग कैसे बनेंगे? चांद की बात सुनकर व्योम ने उसकी प्यारी सी आंखों की तरफ देखकर उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बहुत स्ट्रांग बना दूंगा, इतना स्ट्रांग कि तुम दुनिया का सामना कर सको। व्योम की बात सुनकर चांद ने कुछ नहीं कहा। वह भी स्ट्रांग बनना चाहती थी, वह भी दुनिया का सामना करना चाहती थी, वह भी व्योम के कंधों से कंधे मिलाकर उसके साथ चलकर दुनिया को बताना चाहती थी कि वह उसका पति है। उसने अध्याय के मुंह से काफी कुछ सुना था कि दुनिया में व्योम की कितनी इज्जत है। उसने ये भी सुना था कि अगर उसने खुद को नहीं बदला तो वह उनकी इंसल्ट होगी, इसलिए चांद खुद को बदलना चाहती थी। उसने धीरे से कहा, हम कब तक यहाँ पर रहेंगे? हमें यहाँ पर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमें घर जाना है, दादी माँ के पास, अध्याय भैया के पास। हमें यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। चांद की बात सुनकर व्योम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, फिक्र मत करो, मुझे भी यहाँ पर रहना पसंद नहीं है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, कुछ देर के बाद वह तुम्हें डिस्चार्ज दे देंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक प्राइवेट नर्स का इंतजाम कर दिया है, घर पर तुम्हारी देखभाल वही करेगी। उनकी बात सुनकर चांद हैरानी से कहने लगी, पर नर्स की क्या जरूरत है, वो बहुत पैसे लेगी ना? कहते हुए चांद ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। पैसों की बात सुनकर व्योम का दिल कर रहा था कि वह अपना सर दीवार पर दे मारे। उसके पास इतने पैसे थे कि वह इस अस्पताल को चुटकी बजाते ही खरीद सकता था, और उसकी बीवी पैसे की बात कर रही थी। व्योम ने चांद की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। चांद ने अपना सरना में हिलाकर अपना चेहरा फिर से नीचे झुका लिया। व्योम ने थोड़े गुस्से से कहा, मुझे गुस्सा आ रहा है, इसलिए चुपचाप अपना चेहरा ऊपर उठाकर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो जो कह रही थी तुम। चांद डरते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर व्योम की तरफ देखते हुए बोली, हमने बस इतना कहा कि नर्स ज्यादा पैसे लेगी ना, हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, आपको नर्स को रखने की कोई जरूरत नहीं है। चांद की बात सुनकर व्योम इरिटेट होते हुए बोला, तुम्हें बताया था ना मैंने कि मैं एक बिजनेसमैन हूं। क्या तुम्हें पता है कि बिजनेसमैन साल में कितना पैसा कमाता है? उनकी बात सुनकर बेचारी मासूम चांद धीरे से बोली, पता है हमें। चांद की बात सुनकर व्योम ने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें सच में पता है? बताओ मुझे, कितना पैसा कमाता है बिजनेसमैन? चांद अपने दोनों हाथों की उंगलियों को ऊपर करते हुए बोली, 10,000। चांद की बात सुनकर व्योम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट किस तरह से करे। व्योम के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर चांद धीरे से बोली, आप कम कमाते हो, कोई बात नहीं, 5,000 कमाते हो। हमारे गांव के सरपंच 10,000 कमाते थे, उनके पास बहुत पैसे थे, आपको पता है, उनके घर पर कई सारे नौकर थे। चांद की बात सुनकर व्योम चांद के पास आकर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं 10,000 कमाता हूं? तुम्हें पता है कि मेरा 1 मिनट कितने करोड़ का है? व्योम की बात सुनकर चांद की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। व्योम ने चांद की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं ऐसे 10 हॉस्पिटलों को चुटकी बजाते ही खरीद सकता हूं। अब तुम इसी से अंदाजा लगा लो कि मेरे पास कितने पैसे हैं, इसलिए अगली बार से पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं पैसों को अपनी कब्र पर लेकर नहीं जाने वाला हूं। तुम मेरी बीवी हो तो तुम ही मेरे पैसे खर्च करोगी, इसलिए अगली बार से पैसों को लेकर कोई फिक्र मत करना। व्योम की बात सुनकर बेचारी मासूम चांद को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वो चुपचाप अपना सर हिलाकर बैठ गई। कुछ देर बाद डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी थी। व्योम ने चांद को अनारकली सूट पहनने में मदद की थी।
सूट पीछे से बैकलेस था, जिस वजह से चांद को चोट पर कोई भी प्रेशर महसूस नहीं हो पा रहा था। व्योम ने उसकी हेल्प की थी। बेचारी चांद की हालत खराब हो चुकी थी। ड्रेस पहनाते हुए व्योम का हाथ बार बार उसकी बॉडी से टच कर रहा था, जिसे वो अभी भी महसूस कर पा रही थी। यहां तक कि व्योम भी चांद की बॉडी के टच को अभी भी महसूस कर पा रहा था। वह अपने फोन पर मेल चेक करने की एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि वह चांद के चेहरे के गुलाबी एक्सप्रेशन देखना चाहता था। चांद बेचारी कभी अपने नाखून चबाती, तो कभी अपने दुपट्टे को अपनी उंगली में लपेटती, तो कभी अपने दांतों को अपने होठों पर रखकर अपने होठों को चबाती। उसके क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन देखकर व्योम ने खुद से कहा, सच में तुमने मुझे पागल करके रख दिया है चांद अग्निहोत्री। चांद अग्निहोत्री कितना प्यारा लगता है जब तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ता है। कहते हुए व्योम के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी डॉक्टर ने अपने हाथ में फाइल लेकर अंदर आते हुए कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, हमने डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। अब आप अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से जा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि इनके जख्म पर कम से कम 5 दिन तक पानी न पड़े, और यह भी कि वह ज्यादा काम न करें, वरना चोट पर प्रेशर पड़ सकता है, और फिलहाल ये सब कुछ उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। डॉक्टर की बात सुनकर व्योम ने अपना सर हिला दिया। चांद डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए चांद की तरफ देखा और वहां से बाहर चले गए। व्योम ने चांद के पास आकर उसे बेड से नीचे उतारकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम चल पाओगी ना? चांद ने बस अपना सिर हिला दिया। व्योम उसे पकड़कर उसके साथ चलने लगा। कुछ देर बाद उसने इरिटेट होते हुए कहा, अगर ऐसी स्पीड से चलती रहोगी तो हम अगले जन्म तक पक्का अग्निहोत्री मेंशन पहुंच जाएंगे। व्योम की बात सुनकर चांद ने धीरे से कहा, हम ज्यादा जोर से नहीं चल सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़े तेज चलो, हम आ जाएंगे। चांद की बात सुनकर व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, टोंट मार रही हो? कोई बात नहीं, बीवी हो तो टोंट मारना तो सीख ही जाओगी। कहते हुए व्योम ने जल्दी से चांद को अपनी गोद में उठा लिया। चांद ने भी चुपचाप उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी। अब उसके इस तरह से अचानक गोद में उठाने की उसे आदत हो चुकी थी। व्योम चांद को लेकर कॉरिडोर से जा ही रहा था कि तभी चांद के कानों में फिर से किसी की आवाज सुनाई दी, एंजल, आप कहाँ जा रही हो? आप मुझे इस तरह से छोड़कर कैसे जा सकती हो? आपने प्रॉमिस किया था कि आप बड़ी होने के बाद मुझसे शादी करोगी। इस आवाज को सुनकर चांद ने पलट कर देखा तो नन्हा सा प्रिंस अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। उसे देखते ही चांद के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं प्रिंस को देखते ही व्योम के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने गुस्से से कहा, ये छोटा सा बदमाश बच्चा जिसके दूध के दांत टूटे नहीं है और मेरी बीवी से शादी करने के सपने देख रहा है, इसके सपनों की तो ऐसी की तैसी। इसके माँ बाप को छोड़ूंगा नहीं। इतना नालायक बच्चा पैदा करने की जरूरत क्या थी? इतना कुछ है अनवांटेड प्रेगनेंसी को टालने के लिए, पर नहीं, इसे धरती के बहुत बच्चों को दुनिया में लाना ही है। इतना कुछ कहने के बाद व्योम ने प्रिंस को घूरते हुए कहा, हमारे रास्ते से हटो, हमारे पास फालतू वक्त नहीं है जो हम तुम्हारे साथ बर्बाद करें। व्योम की बात को इग्नोर करके प्रिंस उसके पैरों से आकर लिपट गया। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर चांद की तरफ देखते हुए कहा, बोलो ना एंजल, आपने कहा था ना कि आप कहीं नहीं जाओगी, फिर आप क्यों जा रही हो? मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा। एंजल, यहीं पर रुक जाओ ना, हम दोनों साथ में मस्ती करेंगे, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारी चॉकलेट्स और बहुत सारे फ्लावर्स लेकर आऊंगा। अब तो कह दो ना कि आप मुझसे शादी करोगी। मुझे आपसे ही शादी करनी है। मुझे आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की कहीं नहीं मिलेगी। एंजल, प्लीज ना। फ्रेंड्स की बातें सुनकर चांद को हंसी आ रही थी, साथ ही उसे उस पर बहुत प्यार भी आ रहा था। वहीं प्रिंस की बातें सुनकर व्योम को गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से कहा, इस पागल बच्चे का बाप कहाँ है? उसे अभी के अभी बुलाओ। व्योम के इस तरह से चिल्लाने की वजह से हॉस्पिटल के वार्ड बॉय जो इस फ्लोर पर थे, डरते हुए उन दोनों के पास आ गए। उन्होंने प्रिंस की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, आप अपने फ्लोर पर अपने पेरेंट्स के पास जाओ, या फिर जिसके साथ आए हो उसके साथ जाओ। आप इस तरह से किसी को परेशान नहीं कर सकते। वार्ड बॉय और नर्स की बात सुनकर प्रिंस ने गुस्से से कहा, पर वह मेरी एंजल है, मैं उनके साथ शादी करने वाला हूँ, तो मैं उनसे बात क्यों नहीं कर सकता? प्रिंस ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, एंजल, इन्हें बताओ ना कि आप मेरी होने वाली वाइफ हो। इन लोगों को पता ही नहीं है कि आप मेरी वाइफ हो, तो ये लोग कैसे बात कर रहे हैं मेरे साथ? देखो ना। प्रिंस की बात सुनकर व्योम ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है और अब तुम हमारा दिमाग खराब कर रहे हो, हटो। कहते हुए व्योम तेज कदमों से चांद को लेकर वहां से जाने लगा। चांद ने पीछे अपना चेहरा करके धीरे से आंखों के इशारे से प्रिंस को शांत रहने के लिए कहा और प्यार से उसे फ्लाइंग किस दे दी। चांद को इस तरह से फ्लाइंग किस देते हुए देखकर प्रिंस के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, आई लव यू एंजल, मैं आपसे ही शादी करूंगा। उसके चिल्लाने की आवाज फ्लो पर मौजूद सभी लोगों ने सुन ली। सब लोग इस छोटे से बच्चे को देखकर हंस रहे थे। वहीं चांद को भी हंसी आ गई, इसलिए वह भी खिलखिलाकर हंस रही थी। पर चांद की हंसी व्योम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी।
उसने चांद के छोटे से चेहरे को घूरते हुए कहा, मुझे देखकर सिर्फ रोना आता है और दूसरों को देखकर सिर्फ हंसना। मुझ में क्या कांटे लगे हैं जो मुझे देखकर यह कभी नहीं हंसती। बेचारा व्योम छोटे से बच्चे से भी जलेस हो रहा था। कुछ देर बाद वह दोनों कार में बैठकर अग्निहोत्री मैंशन के लिए निकल चुके थे। चांद के प्रिंस के साथ अच्छे से बर्ताव करने की वजह से व्योम चांद से गुस्सा होकर चुपचाप कार में बैठा हुआ था। उसने एक बार भी चांद की तरफ नहीं देखा था। चांद को इस बात का दूर दूर तक एहसास नहीं था, इसलिए वो चुपचाप खिड़की से बाहर देखते हुए खिड़की से आने वाली ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। वहीं व्योम ये सोच रहा था कि उसकी नाराजगी को समझकर वो उसे मनाएगी। जब उसने देखा कि काफी देर तक उसके चुप रहने के बाद भी चांद कुछ नहीं कह रही है, यहाँ तक कि उसकी तरफ देख भी नहीं रही है, तो उसने गुस्से से पलटकर चांद की तरफ देखा। वो गुस्से से कुछ कहने ही वाला था कि उसका ध्यान खिड़की पर अपना सर टिकाए बैठी चांद पर गया। चांद के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी और उसके बाल हवा से लहराते हुए उसके चेहरे को छू रहे थे। चांद को देखते ही व्योम सब कुछ भूलकर बस उसकी खूबसूरती में खो गया। उसने धीरे से आगे बढ़कर चांद के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी को भी अपने गालों को छूने मत देना, तो फिर तुमने इसे अपने गालों को क्यों छूने दिया? व्योम की बात सुनकर चांद ने अचानक से अपनी आंखें खोलकर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मतलब? चांद के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर व्योम ने बेहद डरावनी आवाज में कहा, क्या तुम भूल गई? मैंने कहा था कि तुम्हारे गालों को, तुम्हारे होठों को, तुम्हारे माथे को तुम्हें जहां भी किस करना है वहां पर मैं करूंगा, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हें किसी और को किस करने का हक नहीं है। तो फिर इन बालों ने ये गुस्ताखी कैसे कर दी? मुझे इनकी गुस्ताखी बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। व्योम की बात सुनकर चांद की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने मासूमियत से कहा, आप हमारे बाल कटवा दोगे? कहते हुए उसके चेहरे पर डर नजर आने लगा। एपिसोड 77। चांद को फिर से डरते हुए देखकर भी व्योम खुद से कहता है, लगता है इस बुढ़िया ने इसके बाल भी काटे थे। बस एक बार वो मिल जाए तो मैं उस बुढ़िया के बाल, हाथ, नाक, कान सब काट दूंगा। जितना रुलाया है उसको 1000 गुना ज्यादा उसको को रुलाऊंगा। चांद रोते हुए उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके प्यार से कहा, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी इन प्यारी प्यारी जुल्फों को कटूंगा? कितनी खूबसूरत है तुम्हारी जुल्फें, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है और तुम्हारे लंबे बाल तुम पर और भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। व्योम की बात है सुनकर चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, सच में आप हमारे बाल नहीं काटोगे ना? आपको सच में हमारे बाल अच्छे लगते हैं? चांद की बात सुनकर व्योम ने उसके छोटे से चेहरे को मजबूती से अपने हाथ में पकड़कर उसके दोनों गालों को दबाते हुए कहा, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं मुझे बाल तुम्हारे। सिल्की बालों को हाथ लगाकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी रेशम के धागे को छू रहा हूँ। व्योम के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर चांद के गाल गुलाबी हो गए। कुछ देर बाद उनकी कार अग्निहोत्री मैंशन के सामने आकर रुकी। वह व्योम ने पहले ही वर्तिका और सावित्री जी को इन्फॉर्म कर दिया था कि वह लोग कुछ देर बाद अग्निहोत्री मैंशन पहुंच जाएंगे। उनके दरवाजे पर पहुंचते ही उनका ध्यान सावित्री जी पर गया, जो कि दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी थी। उन्हें आरती की थाली लेकर खड़े हुए देखकर व्योम को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, पर चांद के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। सावित्री जी ने चांद की नजर उतारते हुए कहा, हमारी फूल सी बच्ची को किसकी नजर लग गई है? जन्म दिन के दिन ही यह हालत हो गई थी हमारी बच्ची की। सावित्री जी ने कहा, हम आपका जन्मदिन भी अच्छे से मना नहीं पाए। सावित्री जी की बात सुनकर चांद ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जो होना है वो हो जाता है दादी माँ, हम होनी को तो नहीं टाल सकते ना, इसलिए जो हो गया उसे भूलकर हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। चांद की बात सुनकर सावित्री जी ने प्यार से कहा, हाँ मेरी बच्ची, हम जिंदगी में आगे ही बढ़ रहे हैं, पर फिर भी हम उदास हैं। हम चाहते थे कि हम आपका पहला जन्मदिन आपके साथ अच्छे से मना सके, पर हम ऐसा कर नहीं पाए, हमें इसी बात का अफसोस है। सावित्री जी की बात सुनकर चांद ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं दादी माँ। वही सावित्री जी की बात सुनकर व्योम के दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने कहा, दादी माँ प्लीज जल्दी कीजिए, हम कब तक यहाँ पर खड़े रहेंगे? वो उनकी बात सुनकर सावित्री जी ने उसे रोकते हुए कहा, तू चुप रह जाना नालायक, मेरी फूल सी बच्ची को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। आखिर यह भी है जो इतनी सुंदर कोई भी नजर लगा देता है। मैं बाबा जी के पास जाकर इसके लिए ताबीज बना कर लाऊंगी। कहते हुए सावित्री जी ने चांद और व्योम की नजर उतारी और उन दोनों की आरती करके दोनों को अंदर आने के लिए कहा। वो अभी भी चांद का हाथ पकड़कर उसके साथ चल रही थी। कमजोरी अभी भी थी जिस वजह से चांद धीरे धीरे चल रही थी। अंदर आने के बाद भी व्योम ने उसे सोफे पर बैठा दिया। चांद गहरी गहरी सांस लेने लगी। वही व्योम ने घबराते हुए कहा, तुम्हें पानी चाहिए? चांद ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वही व्योम साइड टेबल पर देखा, वहां पर पानी नहीं था। वो दौड़ता हुआ किचन की तरफ चला गया। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर सावित्री जी और अध्याय दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो अग्निहोत्री जिसने कभी खुद के लिए पानी का गिलास नहीं लिया था, आज वह अपनी बीवी का गुलाम बना हुआ था। उसे गोद में उठाना, उसे पानी पिलाना, उसे खाना खिलाना, सब कुछ व्योम खुद ही कर रहा था। वो व्योम किचन से जल्दी से पानी लेकर बाहर आ गया। उसने चांद को पानी पिलाते हुए कहता है, मैंने बोला था ना मैं गोद में उठाता हूँ, पर नहीं, तुम्हें तो चलना है। अब जमीन पर अपने पैर रखकर देखो, तुम्हारे पैर न काट दिए तो मेरा नाम भी व्योम नहीं। व्योम की धमकी सुनकर बेचारी चांद के चेहरे पर डर आने लगा। वही सावित्री जी और अध्याय हैरानी से व्योम की तरफ देखने लगे। वो व्योम चांद की परवाह कर रहा था
या फिर उसे धमकी दे रहा था। बेचारी मासूम से बच्ची उसकी छोटी सी धमकी से डर गई थी। सावित्री जी ने थोड़े गुस्से से कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची को पैर काटने की धमकी देने की? उनके पैरों को काटेंगे आप और हम चुप रहेंगे? हम आपके दोनों हाथों को काट देंगे। सावित्री जी की बात है सुनकर व्योम ने उन्हें घूरते हुए कहा, दादी माँ मैं आपका पोता हूँ। सावित्री जी ने उसे घूरते हुए कहा, हमारे चांद भी हमारी पोती है। व्योम ने अपना सर हिला दिया और चांद को गोद में उठाते हुए कहा, चलो यहाँ पर तुम्हारी साइड लेने वाले लोग कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, लगता है कि मैं किसी और के घर में आ गया हूँ। कहते हुए व्योम चांद को लेकर लेफ्ट से सीधा अपने फ्लो पर चला गया। वहीं लिफ्ट में आने के बाद चांद ने धीरे से कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से दादी माँ ने आपको डांट लगाई, क्या आप हमसे गुस्सा है? चांद की बात सुनकर व्योम ने खुद से कहा कि यह लड़की माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, जब देखो तब रोती है या फिर माफी मांगती रहती है। गलती हो ना हो, शायद ये पहले उस चुड़ैल के साथ रहती थी इसलिए इसकी आदत पड़ गई है। भले यह मुझसे माफी मांगे पर मैं इसे किसी और से माफी नहीं मांगने दूंगा। मुझे इसको सीखना होगा कि जहां गलती हो वहीं पर माफी मांगनी चाहिए, पर ना किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। व्योम खुद से ये सब सोच ही रहा था कि चांद ने अपने छोटे से हाथ से उसकी कॉलर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, बताइए ना कि आप हमसे नाराज हैं। हमने सच में कुछ नहीं कहा था, दादी माँ खुद ही आपसे ये सब कुछ कह रही थी। सच में महादेव की कसम। चांद की बात सुनकर व्योम भी उसके छोटे से नाक को खींचते हुए कहा, तुम्हें मुझे बार बार सफाई देने की जरूरत नहीं है। इतने दिनों में मैं जान गया हूँ कि तुम कैसी हो और कैसी नहीं। तुम किसी से क्या ही शिकायत करोगी, तुम तो बहुत ही ज्यादा क्यूट और इनोसेंट हो। व्योम की बात सुनकर चांद क्यूट सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगी। व्योम चांद को रूम में लाकर बेड पर लेटाते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए आराम करो, मुझे जरूरी काम है इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और याद रखना तुम्हें जमीन पर पैर रखने की इजाजत नहीं है। मैं नर्स के भेज रहा हूँ, जो भी तुम्हें चाहिए हो उसे बता देना। अगर बाथरूम जाना हो तभी तुम बेड से नीचे उतर सकती हो, वरना नहीं। काफी कुछ समझाने के बाद आखिर में व्योम वहां से चला गया। वहीं व्योम के जाने के बाद चांद के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद से कहा, क्या सच में व्योम हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं या फिर यह हमारा कोई खूबसूरत सा सपना है जो कि उठते ही टूट जाएगा? कहते हुए चांद भी बेड पर लेट गई। वही व्योम अग्निहोत्री मेंशन से सीधा अग्निहोत्री वर्जन के लिए निकल गया। वह भी रास्ते में ही था कि उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर उसने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो वहां पर वर्तिका का नाम फ्लैश हो रहा था। वर्तिका का नंबर देखकर व्योम इरिटेट होते हैं और कहते हैं, आप यह मुझे कॉल क्यों कर रही है? लगता है कि इस सीधे सीधे कोई बात समझ नहीं आती, अब मुझे इसे अपने तरीके से ही समझना होगा। कहते हुए भी व्योम कॉल पिक करके थोड़े गुस्से से कहा, क्या प्रॉब्लम है? व्योम गुस्से भरी में आवाज सुनकर दूसरी तरफ से वर्तिका ने रोते हुए कहा, व्योम आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं मर जाऊंगी, प्लीज यहाँ आ जाओ, प्लीज मैं मुश्किल में हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज व्योम मेरी मदद कर दो। वर्तिका की बात है सुनकर व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, अब ये कौन सा नया नाटक है? साफ साफ बताओ कि आखिर चाहती क्या हो तुम? वर्तिका ने रोते हुए कहा, व्योम मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। प्लीज मैं तुम्हें जिस जगह का नाम बता रही हूँ वहां पर आ जाओ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, प्लीज व्योम। वर्तिका की बात सुनकर व्योम ने कहा, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस को बुलाओ, अपने खानदान को बुलाओ, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊं। कहते हुए व्योम ने कॉल कट कर दिया। उसके कॉल कट करते ही दोबारा से उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने गुस्से से देखा तो इस बार भी वर्तिका कॉल था। उसने कार चलते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? वर्तिका ने दर्द भरी आवाज में कहा, व्योम सच में मेरी जान खतरे में है, प्लीज मुझे बचा लो, बस इस बार बचा लो, अगली बार से मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, ना कभी तुमको मैं कॉल करूंगी, तुम जिसके साथ रहना चाहते हो उसके साथ रहो, बस इस बार मुझे बचा लो। वर्तिका की बात सुनकर व्योम अपने आप को कंट्रोल करते हुए, कहाँ हो बताओ? वर्तिका ने व्योम को जल्दी से एड्रेस भेज दिया। वो व्योम इरिटेट हुए कहता है, अगर इस बार तुम्हारी कोई चाल हुई इसमें तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए व्योम अपनी आंखों को बंद कर दिया। आंख बंद करते ही उसकी आंखों के सामने चांद का खूबसूरत सा चेहरा घूमने लगा। चांद के चेहरे को याद करके व्योम खुद से कहा, सच में अगर मेरी तुमसे शादी हो जाती तो क्या सच में चांद मेरी लाइफ में आती? कभी भी नहीं। थैंक यू सो मच दादी की आपने इसका किडनैप करवाकर मेरी शादी चांद से करवा दी। व्योम आंख बंद करके सोते हुए उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। करीब आधे घंटे के बाद उसकी कार एक सुनसान जगह पर आकर रुकी जिसका एड्रेस उसे वर्तिका ने दिया था। वो व्योम अपना मोबाइल उठाकर अपने बॉडीगार्ड को इन्फॉर्म कर दिया कि वो सब लोग उसके साथ ही चले। इस जगह को देखकर ही उसे यकीन हो गया था कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो वर्तिका को अच्छे से जानता था कि वर्तिका कितनी ज्यादा चालाक औरत है, इसलिए वो उसे पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता था। वो व्योम कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसके साथ ही उसके बॉडीगार्ड भी बाहर आ गए और सभी बॉडीगार्ड ने उसे कवर कर लिया। वही व्योम अपना मोबाइल निकालकर वर्तिका का नंबर डायल किया पर आप वर्तिका उसका कॉल नहीं उठा रही थी। व्योम ने इरिटेट होते हैं कहा, अब यह इडियट मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है? कहते हुए हमने फिर से वर्तिका का नंबर डायल किया। इस बार दूसरी तरफ से कॉल उठाकर एक आदमी ने बेहद डरावनी आवाज में कहा, अगर अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाना चाहते हो तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग मौजूद है उसके 15th फ्लोर पर आ जाओ, शायद मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोड़ दूं। किसी लड़के की आवाज सुनकर व्योम के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम कौन हो और तुमने उसे किडनैप क्यों किया है? उसके अंदर तो कुछ है भी नहीं जो तुमने उसे स्पेशली किडनैप करके मुझे बुलाया है। कि तुम्हें सच में लगता है
कि मैं उसके लिए तुम्हारे पास आऊंगा। वो व्योम की बात सुनकर दूसरी तरफ के आदमी ने हंसते हुए कहा, मैंने यही बात इससे कही थी, पर इसने कहा कि तुम इसे बहुत प्यार करते हो, तुम इसे बचाने के लिए जरूर आओगे। ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं इसे भगवान के पास पहुंचा देता हूं। मरते के लिए तैयार हो जाओ वर्तिका। वर्तिका ने जैसे ही अपने सामने खड़े इंसान के मुंह से मारने की बात है सुनी, उसने जोर जोर से रोते हुए कहा, व्योम प्लीज मुझे बचा लो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, प्लीज मुझे बचा लो। वर्तिका की आवाज सुनकर व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, क्या चाहिए? उस इंसान को पैसे चाहिए तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, पर मुझे वहां आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मुझे बहुत आलस आ रहा है, मैं अपनी बीवी को छोड़कर ऑफिस जा रहा था और तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ रहा है। व्योम की बात है सुनकर वर्तिका ने रोते हुए कहा, व्योम प्लीज मेरे लिए ना सही, हमारे बीच में जो कुछ भी इतने सालों तक था उसके लिए आ जाओ। तुमने चाहे मुझसे प्यार नहीं किया था, पर मैंने दिल से तुम्हें प्यार किया था। हमारे बीच में कुछ तो रिश्ता था ना, जो इतने सालों तक तुम मेरे साथ थे। प्लीज बस इस बार मुझे बचा लो। वर्तिका की बात सुनकर व्योम अपनी आंखों के इशारे से अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा और वहां से थी इस कदमों से कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर चला गया। वर्तिका अभी भी कॉल पर रो रही थी, वही उसके सामने खड़ा आदमी हंसते हुए उसे देख रहा था। एपिसोड 78। कुछ देर बाद व्योम लिफ्ट से 15th फ्लोर पर पहुंच चुका था। उसने अपने मोबाइल को ऑन करते हुए कहा, मैं 15th फ्लोर पर पहुंच चुका हूं, कहाँ हो तुम दोनों? व्योम की बात सुनकर दूसरी तरफ के आदमी ने हंसते हुए कहा, कॉर्नर में मुड़कर लेफ्ट साइड आ जाओ, वहां पर हूं मैं। व्योम ने अपना सिर हिलाया और वहां पर आ गया। वहां पर एक बड़े से रूम की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जहां पर एक कॉर्नर में वर्तिका कुर्सी से बंधी हुई थी और उसके सामने एक आदमी खड़ा होकर हंसते हुए अपने मोबाइल में देख रहा था। उसके हाथ में गन भी थी। वहीं वर्तिका के माथे से खून निकल रहा था और उसकी हालत भी काफी खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया हो। वर्तिका ने जैसे ही सामने खड़े आदमी की तरफ देखा, उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसने रोते हुए कहा, व्योम प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, यह आदमी मेरी जान ले लेगा, प्लीज। वर्तिका की बात सुनकर भी व्योम ने वर्तिका की तरफ देखा। हालांकि उसे वर्तिका से कोई प्यार नहीं था, पर वर्तिका उसकी बिजनेस पार्टनर थी और दोनों ने काफी दिनों तक एक दूसरे को जानने की कोशिश की थी। भले ही व्योम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उसे डेट कर रहा था, पर उसके दिल में वर्तिका के लिए कोई नफरत नहीं थी। उसने एक नजर वर्तिका की तरफ देखा और फिर सामने खड़े आदमी की तरफ देखकर अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालते हुए कहा, कौन हो तुम और यह सब कुछ क्यों कर रहे हो? व्योम की बात सुनकर सामने खड़े आदमी ने वर्तिका की तरफ देखते हुए कहा, मैं इस लड़की से प्यार करता था, पर इसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की। इसकी वजह से सभी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि कॉलेज में भी सब लोग मुझ पर हंसने लगे। इसकी वजह से मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए मैं इसकी जान लेना चाहता हूँ, मैं इसे बर्बाद करना चाहता हूँ, मैं इसे मार डालना चाहता हूँ ताकि मुझे सुकून मिल सके। उस आदमी की बात सुनकर भी व्योम के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। उसने इरिटेट होते हुए कहा, आर यू सीरियस? मतलब तुम इस छोटे से बदले के लिए उसकी जान लेना चाहते हो? और तुम्हें इसके बाद क्या मिलेगा? क्या कॉलेज के लोग तुम पर हंसना बंद कर देंगे? क्या कॉलेज में तुम्हारी रिस्पेक्ट बन जाएगी? अभी तो शायद तुम्हें सब लोग डम समझते हैं, पर बाद में तुम्हें क्रिमिनल समझेंगे। क्रिमिनल? इमेजिन तुम्हारा पूरा परिवार क्रिमिनल के पेरेंट्स, क्रिमिनल के भाई बहन कहलाएगा। कितना अच्छा लगेगा ना तुम्हें? व्योम की बात सुनकर सामने खड़े इंसान के चेहरे का रंग बदलने लगा। अगले ही पल उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में बैठने वालों में से हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं इस लड़की की जान लेकर ही रहूंगा। इसने कहा कि तुम इससे बहुत प्यार करते हो और यह भी तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके प्यार के सामने ही इसे तड़पा तड़पा कर मरूंगा, तभी मुझे मजा आएगा। जिस तरह से इसने मेरे प्यार को ठुकराया था, उसी तरह से तुम्हें भी इसके प्यार को ठुकराना होगा। इसके सामने कहो कि तुम इससे प्यार नहीं करते। उस आदमी की बात सुनकर व्योम के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। अगले ही पल उसने हंसते हुए कहा, मैं सच में इससे प्यार नहीं करता, मैं सच में कह रहा हूँ। क्या मेरी टेस्ट इतनी खराब है कि मैं इसे प्यार करूंगा? व्योम की बात सुनकर वर्तिका ने रोते हुए कहा, व्योम कैसी बातें कर रहे हो तुम? प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे इस पागल से बचाओ। ये पागल कॉलेज के टाइम से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, पता नहीं अचानक से इसने मुझे कैसे पकड़ लिया। प्लीज मुझे मरना नहीं है, व्योम प्लीज मुझे बचाओ। वर्तिका को बार बार एक ही बात रिपीट करते हुए देखकर व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, देखो बार बार एक ही बात कहना बंद करो, तुम्हारे इस तरह से चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी तुमने इसके साथ गलत किया था, तो यह अपने साथ हुए गलत का बदला लेना चाहता है। इसमें गलत क्या है? मुझे भी बदला लेने में मजा आता है और वैसे मैं तो रिवेंज लेने में यकीन करता हूँ। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी किसी काम की नहीं है, इसलिए मर भी जाओगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। व्योम की बात सुनकर वर्तिका जोर जोर से रोते हुए बोली, तुम कितने पत्थर दिल बन चुके हो गए हो। कल तक मेरे साथ बिस्तर पर तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलता था तो तुम मेरे साथ रहते थे, और आज जब तुम्हें मुझसे ज्यादा सेटिस्फाइंग लड़की मिल गई है तो तुम मुझे भूलकर उसके साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। मैं तो तुम्हें छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, पर कम से कम मेरी जान तो बचा लो। वर्तिका की बात सुनकर कि वो चांद के साथ सिर्फ बिस्तर पर सेटिस्फाइड होने के लिए है, व्योम को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में ऐसी घटिया बात कहने की?
तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम अपने मुंह से उसके बारे में कुछ कह सको। जो कुछ भी हमारे बीच में था उसकी वजह से मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखता। इतना कहकर व्योम ने उसे आदमी की तरफ देखते हुए कहा, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, उसे छोड़ दो, वरना तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि कोई तुम्हारे टुकड़ों को देखकर यह भी नहीं बता पाएगा कि तुम असल में कौन थे। उस लड़के ने व्योम की बात सुनकर हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? मेरा नाम रोहन सिंघानिया है। मेरे पापा मुंबई के मेयर हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं। उसने इतना कहा ही था कि उसके मुंह से चीख निकल गई। व्योम ने नीचे झुककर अपने जूते के बीच में छुपे हुए छोटे से चाकू को निकालकर उसके ऊपर फेंक दिया, जिस वजह से उसका एक कान कटकर नीचे गिर चुका था। वो अभी चिल्ला ही रहा था कि अगले ही पल एक और बार उसके मुंह से चीख निकल गई। उसका दूसरा कान भी कट चुका था। व्योम तेज कदमों से चलता हुआ उसके पास आ गया और झटके से उसके हाथ से गन को छीनकर उसके दोनों हाथों को मोड़कर उसकी पीठ के पीछे लगाकर दांत पीसते हुए कहा, छोटे बच्चे, खिलौने से खेला जाता है और यह खिलौना नहीं है। ये खिलौना जानलेवा भी हो सकता है और बच्चों को ऐसे खिलौनों से दूर रहना चाहिए, वरना एक बार जान चली गई ना तो चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो तेरे बाप के पास तेरी जान वापस नहीं आएगी। अगर वह पैसे का पेड़ भी लगा देगा तो भी नहीं आएगी। कहते हुए व्योम की पकड़ लगातार रोहन के हाथ पैरों पर मजबूत होती जा रही थी। रोहन ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पापा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आखिर तुम हो कौन? अरुण की चिल्लाने की आवाज को इग्नोर करते हुए व्योम ने डोमिनेटेड आवाज के साथ कहा, मैं कौन हूँ और कौन नहीं है ये तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी औकात से बाहर हूँ। जिंदा रहना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं किसी को मारना नहीं चाहता। वहने उनकी बात सुनकर रोहन ने गुस्से से कहा, तुम मुझे नहीं मारना चाहते, पर मैं इसे जरूर मारना चाहता हूँ। मैं इसे जिंदा छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। रोहन की बात सुनकर व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैंने पहले ही कहा था, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। मैं तो तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर तुम शायद जिंदा रहना नहीं चाहते। कोई बात नहीं बच्चे, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है। कहते हुए व्योम ने झटके से उसके हाथ को मोड़ दिया। अगले ही पल वहां पर हड्डी के टूटने की आवाज सुनाई दी और रोहन जोर से चिल्लाने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। रोहन अभी चिल्ला ही रहा था कि व्योम ने उसके दूसरे हाथ को भी उसी तरह से ट्विस्ट कर दिया। रोहन अब जोर से चिल्ला रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसकी दर्दनाक चीखें कंस्ट्रक्शन साइट पर गूंज रही थी। व्योम ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब अपने टूटे हाथों के साथ जिसकी जान लेना चाहते हो ले लेना बच्चे। फिलहाल मेरा जितना टाइम वेस्ट किया है तुमने, उसके बदले में तुम्हारे बाप को मैं मेयर की पोजीशन से हटाने का इंतजाम करवाता हूँ। बहुत जल्दी कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा तुम्हें। कहते हुए व्योम ने पलटकर काफी दूर देखा और उसके हाथों की रस्सी खोलने लगा। कुछ देर बाद उसने रस्सी खोलते हुए कहा, तुमने जो कहा था मैंने कर दिया। अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, वरना तुम्हारे पास पछताने का मौका भी नहीं रहेगा। कहते हुए व्योम पलटकर जाने ही वाला था कि पीछे से वर्तिका ने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भले ही तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, पर मैं अपनी लाइफ में आगे कभी नहीं बढ़ सकती। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी और मरते दम तक तुमसे ही सच्चा प्यार करूंगी। वर्तिका की बात सुनकर भी व्योम ने पलटकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, मुझे इस तरह से टच मत करो, मुझे पसंद नहीं है। व्योम की बात सुनकर वर्तिका आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। वो बिना किसी इमोशन के उसे ही देख रहा था। वर्तिका ने धीरे से कहा, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरा टच करना पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ में किसी और को जगह दे दी है। मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करके बस इतना कहूंगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। कहते हुए वर्तिका ने व्योम को एक बार फिर से गले लगा लिया। व्योम ने उसे झटके से खुद से दूर करते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने कहा ना, इस तरह से मुझे चिपक मत करो, मुझे पसंद नहीं है। वर्तिका ने कहा, सॉरी, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कहते हुए वर्तिका ने अपने आंसू साफ किए और वहां से जाने लगी। व्योम ने उसे जाते हुए देखकर धीरे से कहा, तुम घर कैसे जाओगी? वर्तिका ने धीरे से कहा, पता नहीं। कहते हुए वह वहां से नीचे चली गई। व्योम ने अपने बॉडीगार्ड को कॉल करके कह दिया कि वर्तिका के नीचे आते ही वह उसे उसके मेंशन छोड़ दे। उसने एक नजर रोहन की तरफ देखा, जो अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसने उसकी चीखों को इग्नोर करते हुए कहा, बहुत जल्दी तुम्हारा बाप भी इसी तरह से चिल्लाएगा, हाथ में कटोरा लेकर। कहते हुए व्योम वहां से बाहर चला गया और कुछ ही देर में अपनी कार में बैठकर अग्निहोत्री मैंशन के लिए निकल गया। अग्निहोत्री मैंशन में चांद बेड पर बैठी हुई थी और नज उसे दवाइयां दे रही थी। चांद ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें और कितनी दवाइयां खानी होंगी? नज ने प्यार से कहा, मैडम, आपको पूरी तरह से ठीक होने तक दवाइयां खानी होंगी, तभी आपका घाव भरेगा। चांद चुपचाप अपना सिर हिलाया और दवाइयां खाने लगी। तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। चांद ने नज की तरफ देखते हुए कहा, दरवाजा खोल दीजिए। नज ने दरवाजा खोला। सामने एक सर्वेंट खड़ा था और उसके हाथ में एक बॉक्स था। उसने वो बॉक्स नज की तरफ देते हुए कहा, चांद मैडम के लिए, ये सर ने भेजा है।
नज ने जल्दी से वो बॉक्स लिया और अंदर जाकर मुस्कुराते हुए कहा, आपके पति ने आपके लिए शायद नया मोबाइल भेजा है। ये सुनते ही चांद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से बॉक्स खोला और देखा कि वहां पर एक आईफोन था। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने नज की तरफ देखते हुए कहा, हम इसे चालू कैसे करें? चांद की बात सुनकर नज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बताती हूँ। नज ने आईफोन चालू करके चांद के हाथ में दे दिया और उसे कुछ बेसिक फीचर समझा दिए, जैसे कैमरा, गैलरी, कॉल और भी थोड़ी बहुत चीजें। चांद मुस्कुराते हुए मोबाइल को देख रही थी। उसने कैमरा ऑन किया और अपना फेस कमरे में देखते हुए मुस्कुराने लगी। उसने 2-3 क्यूट से फेस बनाकर सेल्फी क्लिक की और फिर गैलरी में जाकर सेल्फी देखने लगी। जब सेल्फी अच्छी रही तो उसका ध्यान गैलरी में पहले से मौजूद फोटोज पर गया। इन्हें देखते ही उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। जैसे जैसे वो फोटोज को देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने रोते हुए कहा, आप अभी भी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाते हैं, तो फिर आप हमारा ध्यान क्यों रख रहे हैं? क्या आप सिर्फ हमारे लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? कहते हुए चांद उन तस्वीरों को देखने लगी। यह वही तस्वीर थी जो कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्तिका और व्योम के गले लगाते समय वर्तिका के आदमी ने छुपकर खींची थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।